चैप्टर है ना, ये थोड़े से आपस में लिंक्ड है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आप सिलेबस देखें या एनसीईआरटी देखें, तो कोई टॉपिक मैं इस चैप्टर में करा रहा हूँ और आपके स्कूल में वो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में करवाया जाए, तो हैं सारे के सारे रिलेटेड ही। इसमें हमको ये देखना होगा, जैसे अभी अभी हमने देखा ये जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखा था, तो फ्लूइड्स के अलावा अब यहाँ पर गैसेस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें करवाई जाएंगी कि गैसेस में जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, गैसेस को जब एक्सपैंड करती हैं तब किस तरह से एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कुछ लॉज हैं इसमें, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट और सेकंड लॉ जब पता चले तो उससे पहले ये पता चला कि भाई, मतलब एक्चुअली पता तो चला उसके बाद में, लेकिन वो लॉ इतना बेसिक था कि उसको इन्होंने जीरोथ लॉ बोल दिया। जीरोथ लॉ मतलब ये तो फर्स्ट लॉ से भी पहले वाला लॉ होना चाहिए था। तो ये तो खैर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम ये देखेंगे कि कोई भी गैस एक्सपैंड कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। ये इसका पूरे चैप्टर का बेसिक आइडिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि हीट क्या है। हीट अच्छा, इसके पूरे नोट्स जो है ना, पूरे नोट्स का प्रिंट आउट अभी नहीं है, मतलब एक्चुअली पीडीएफ भी नहीं है पूरे नोट्स का, परसों तक हो जाएगा वो अरेंज। तो अगर आप में से किसी को पढ़ना हो अभी तक जितना है, तो इसमें मैंने 16 पेज कर रखे हैं, तो 16 पेज का एक पीडीएफ मैंने ग्रुप पर भेज भी दिया है, ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं आप, वहीं से करा रहा हूँ। तो जैसे हीट है, तो हीट क्या है शुरुआत में, अब सारी डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स में मिल जाएंगी आपको। Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. CGS unit of heat is calorie. SI unit of heat is joule. ठीक है, तो हीट जो है, हीट बेसिकली है क्या, ये है सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हॉटनेस का मतलब ये, यानी किधर से दबा देना दरवाजा जरा, हाँ पूरा बंद नहीं हुआ, हाँ बस ठीक है। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सेंसेशन का मतलब क्या है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक एहसास है कि अगर हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो हमको टच करके लगेगा कि भाई गर्म है, या टच करके लगेगा कि ये चीज़ ठंडी है, तो उसको हम हीट कह देते हैं। और इसकी जो ऐसा ही CGS यूनिट है वो तो होती है कैलोरी, और जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज जूल्स। CGS यूनिट कैलोरी होती है और SI यूनिट जूल्स होती है। और एक कैलोरी is equal to 4.186 जूल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब क्या है कि हीट जो है ना, हीट हमने कहा कि हीट है क्या, हीट को मेजर कैसे करा जाएगा, भाई हीट को मेजर तो करा जाएगा टच करके। अब कोई बंदा है, जैसे मान लीजिए हमको चाय पीने का मन करा है ना, अब हमसे तो गर्म चाय पी नहीं जाती, हमारा तो मुंह ही जल जाता है, और कोई ऐसा है कि गर्मा गर्म एकदम गटागट पी गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसके लिए तो हॉटनेस कुछ है ही नहीं, है ना, और हम जरा सा कुछ गर्म है, हमसे वही नहीं झेला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो सेंसेशन है, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसको मैकेनिकल, उसका कुछ इक्विवेलेंट करा जा सकता है क्या। मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि एग्जांपल के तौर पर हमें स्ट्रेस मेजर करना है, तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस वही है, बेसिकली वो स्ट्रेस वही है जो आपने आजकल सुना भी होगा, अरे भाई बड़ा स्ट्रेस है ना, स्कूल का काम करो, ट्यूशन का काम करो, और तो और घर पर भी मैं दिखाई देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम ही बता दिए जाते हैं, है ना, तो बड़ा स्ट्रेस रहता है दिमाग पर, तो वो स्ट्रेस प्रेशर ही है
वो स्ट्रेस प्रेशर ही है। अब वो मेंटल स्ट्रेस ये है कि भाई कोई बंदा है पूरा टाइम स्ट्रेस में, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और किसी बंदे को जरा से स्ट्रेस में बुखार चढ़ गया, तो कहते हैं ना कि जरा सा भी स्ट्रेस हुआ तो हमारी बॉडी उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाती है। तो वही वाली चीज है कि हमने ये कहा कि नहीं, स्ट्रेस इस तरीके का ही होता है, प्रेशर होता है, तो किसी चीज पर तो प्रेशर का बहुत फर्क पड़ जाता है, किसी पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर प्रेशर को डिफाइन कैसे करें? हमने कहा भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस करा होगा, जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं ना, तो आप लोग ना बहुत हल्का महसूस करते हैं। हल्का मतलब वाकई में बॉडी भी हल्का महसूस करती है। तो वो हल्कापन क्यों है? वो हल्कापन इसी वजह से है कि हम पर फोर्स नहीं लग रही है उतनी ज़्यादा, नहीं तो दिमाग पर हमेशा फोर्स लगे जा रही है। और दिमाग का जितना एरिया है तो पर यूनिट एरिया, ये मैं वैसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, वो HC वर्मा में मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्योंकि हीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हीट में क्या होता है कि हमने रोटी बनानी शुरू करी, ठीक है। अब रोटी बनानी शुरू करी तो हमने गैस पर तवा रख दिया और चिमटा रख दिया, ठीक है। अब चिमटा तो बेचारा जरा जरा सा थोड़ी थोड़ी देर में काम करता है, लेकिन तवे की तो हालत खराब हुई पड़ी हो, तो उसको तो आग पर ही रख रखा है, जला ही जा रहा है, जला ही जा रहा है। तो क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि जब हमने तवे को रखा है ना, तो तवा थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, ठीक है। कोई भी चीज जिसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, उसमें एजिटेशन पैदा होती है। एजिटेशन का मतलब टक 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 टकराना शुरू करते हैं एक दूसरे से। जब वो टकराना शुरू करते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, हटो भाई हटो हटो, मेरे को जगह चाहिए, है ना, मुझे बचकर भागना है। किससे भागना है? इस हीट से बचकर भागना है, ये टेम्परेचर मेरे लिए बना नहीं है। अच्छा, और जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड होता है उनका आपस में, वो बाहर निकल नहीं पाते। तो बाहर निकल नहीं पाते तो क्या करते हैं? फोर्स लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। तो जब फोर्स लगाते जा रहे हैं तो लगाने से होगा क्या, कि वो जो तवा है ना, वो थोड़ा सा फैल जाएगा, हल्का सा फैल जाएगा, ठीक। अच्छा, यही चीज जो है, यही चीज हम ये कहते हैं, इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, और इसका उल्टा भी होता है कि अगर मान लीजिए हमने उसको क्या करा, हमने उसको ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया मतलब अगर हमने उसको फ्रिज में रख दिया, तो उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी कि उनका जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटेगी। अब जब वो घटेगी तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हमारी टंग को लेकर भी आता है। आइसक्रीम खाने के बाद कभी बोल कर देखा है? जिस फ्लो में नॉर्मली बोलते हो उस फ्लो में बोल दोगे ठंडी आइसक्रीम खाना? नहीं बोल पाओगे। रीजन क्या है? हमारी जो टंग है ना, जो जीभ है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है। HC वर्मा में ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है। एक बच्चा था, उसका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, उसने आइसक्रीम खाई, तो उसकी जीभ कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये आपको बताना है। उसकी जीभ के मसल्स का भी कुछ वो कोफिशिएंट वगैरह दे रखा था उन्होंने, और ये बता दिया था कि वो मल्टीप्लाई होगा उसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और JEE में, नीट में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया कि भाई नहीं नहीं, ये एहसास वहसास की कोई बात नहीं कि आपने छुआ तो गर्म हो गया, छुआ तो आपको ठंडा लग गया, नहीं। उसको मैकेनिकली किसी चीज से रिलेट करके दिखाइए, मतलब हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे होगा? Joule showed that whenever a given amount of work is converted into heat, always the same amount of heat is produced. तो जूल एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि यार ये जो भी आता है ना, दरवाजा ही बंद नहीं करता भाई, करना जा रहा है, इसी घर में रहते हैं ना ये, इन्हें दरवाजा बंद करना नहीं आता। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्योंकि थोड़ी देर में छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, खाना बन रहा है, फिर उसकी खुशबू आएगी यहाँ पर, वो भी एक एहसास है, ठीक है, कि क्या बन रहा है घर में। चलिए, जूल शोड दैट व्हेनेवर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जूल ने ये कहा कि जब कुछ भी वर्क हमने करा और वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो जितना हम काम करेंगे, जितना हम वर्क करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। यहाँ से ये समझ में आ गया कि अच्छा, तो ऐसा यूनिट जो है हीट की वो जूल है, और हमने तो वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था कि वर्क की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना कि नहीं मैंने तो डिग्री सेल्सियस सुना है, फ़ारेनहाइट सुना है, वो हीट नहीं है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो एक मेजरिंग स्केल है, हीट को ही मेजर करने का वो एक स्केल है। तो यहाँ पर हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या होता है? हीट जनरेटेड या हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक। उसके बाद ये कह दिया गया कि अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, इसको हटाकर तो मैं इक्वालिटी साइन लगाता हूँ।
अब जब इक्वालिटी साइन लगाया तो एक कांस्टेंट आएगा, तो जे क्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट हीट प्रोड्यूस्ड, ये जे होता है। इसी को कहते हैं द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जे इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी, वो तो सेंसेशन था, ये डिग्री है उसकी कि कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इसमें हम ये कहेंगे कि थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। थर्मल स्टेट, थर्मल स्टेट का मतलब क्या है, थर्मल स्टेट का मतलब है सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम स्कूल में गए, बड़ी ठंड हो रही है, हमारा एक दोस्त है, उसके हाथ हमेशा गर्म ही रहते हैं, हमने उससे हाथ मिलाया, हमने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं आज, ठीक है, पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसके जो हाथ की जो गर्मी है वो हमारे हाथ में ट्रांसफर हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिग्री जो है, ये डिग्री क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हीट जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। अच्छा, SI unit of temperature is Kelvin. However, there are two more units of temperature, namely centigrade and Fahrenheit. ये हमको पता ही है। ये दो और भी हैं यूनिट्स जो होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, वो एक तो होती है सेंटीग्रेड जिसको हम सेल्सियस भी बोल देते हैं, और एक होती है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा तो जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज केल्विन के, ठीक है। और दूसरी यूनिट्स हैं उनको CGS यूनिट तो नहीं कह सकते, ये हमारे पास ऐसे होती हैं, अदर टू यूनिट्स डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। Note, to convert the temperature from one scale to another, the following relation is used. तो एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन है वो यूज करा जाता है। तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल, टेम्परेचर को शॉर्ट में टेम्प लिख रहा हूं बस, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, temperature on one scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point. Is equal to temperature on other scale minus lower fixed point, temperature on other scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point। ये हो गया। अच्छा, ये ना अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ये हमेशा ना बर्फ के जमने से और पानी के इवेपोरेट होने से रिलेटेड है।
तो लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस बहुत कॉमनली यूज्ड है यूनिट टेम्परेचर की। तो हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब तक नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर तब तक बर्फ नहीं जमेगी, ठीक है। तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से जब तक ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर तब तक इवेपोरेट नहीं होगा, है ना। तो अपर फिक्स पॉइंट अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसी तरह से ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स उसमें क्या क्या होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या 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 होगा और डिग्री केल्विन में, डिग्री केल्विन नहीं सॉरी केल्विन में क्या होगा वो मेरे को देखना है। तो मैं उसको आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, मान लीजिए मेरे को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में मान लो 32 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 32 डिग्री सेल्सियस को तो यहाँ लिखूंगा टेम्परेचर ऑन वन स्केल, ठीक है। और लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 0, नीचे 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार और नहीं है, नहीं है। चलो जी, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड एज टीसी, टीसी का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस, टीएफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टीके टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा, टीसी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। टीसी समझ गए, टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद लिखेंगे टीएफ माइनस 32, TF minus 32 upon 212 minus 32 is equal to TK minus 273.15 upon 373.15 माइनस 273.15, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है ना कई बार क्या है कि कई बार क्वेश्चन में भी दे देते हैं वो कि आपको लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या लेना है। तो 0.15 को एक बार को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.15 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, ठीक। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, TC माइनस जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती ना, TC अपॉन 100 हो गया इज इक्वल टू TF माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 180। और ये TK माइनस 273.15 अपॉन 100। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ VT एंड V नॉट आर द वॉल्यूम्स एट T डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर देन, ये चार्ल्स लॉ मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ा था, नहीं पढ़ा, ठीक है कोई नहीं, मैं बताऊंगा। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसमें मेरे को ये देखना है कि चार्ल्स लॉ ये कहता है कि VT एंड V नॉट आर द वॉल्यूम्स एट T डिग्री सेल्सियस and 0 degree Celsius. If VT is volume of a gas at T degree Celsius and V naught is
वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो Vt इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, V नॉट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमको वैसे भी पता है कि अगर मान लीजिए गैस गैस में भी वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि गैस भी ना फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। तो फ्लूइड का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, और गैस भी फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करता है। तो जैसे मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो जब हम चाय बनाते हैं तो गर्म उसको कर रहे हैं, तो धीरे 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 जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करने लगती है। कहते हैं ना उबल गई है, उबल गई एकदम बाहर निकल जाती है ना। तो उससे हो क्या रहा है? बेसिकली उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है वो। ठीक, यही सेम काम जो है ये किस में होता है? ये आपका गैसेस में भी होता है। गैसेस को कंप्रेस करके, यानी कि बहुत हाई प्रेशर में छोटी छोटी सिलेंड्रिकल कैंस में जो परफ्यूम बॉटल्स होती हैं, डिओड्रेंट बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, कभी भी गलती मत करना कि परफ्यूम की बोतल को गर्म करने की कभी कोशिश मत करना, फट जाएगी बहुत बुरी तरीके से। ठीक है ना, और उसके जो टुकड़े हैं कैन के वो इधर उधर उड़ेंगे, चोट भी लग सकती है, खतरनाक होता है ये। ठीक, क्यों? एक तो वैसे ही प्रेशर में उसके अंदर गैस आपने भर रखी है, तो एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो वैसे ही आपस में टकराए जा रहे हैं, लगातार टकराए जा रहे हैं। और आप क्या करते हैं? उसमें कोई मशीन नहीं लगी है, उसमें जो बटन लगा हुआ है ना, वो बस प्रेशर को रिलीज करता है। जैसे ही प्रेशर रिलीज करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम से भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। ठीक है ना, पूरे रूम में जहां पर भी है वहां खुशबू हो जाएगी। तो एक तो वैसे ही वो प्रेशर में है, ऊपर से आपने गर्म और कर दिया, तो प्रेशर में तो वैसे ही टकरा रहे हैं, कोलिजन बहुत ज्यादा है। आपने गर्म कर दिया, कोलिजन और बढ़ गया, कोलिजन और बढ़ गया, तो जो उसकी बाउंड्री है वो उसको रोक नहीं पाएगी, फिर वो तोड़कर निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि T डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम Vt है और 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की वॉल्यूम V नॉट है, यानी कि वॉल्यूम कम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर और T पर थोड़ा ज्यादा रहेगी। अच्छा, तो इसमें ना एक रिलेशन होता है, Vt इज इक्वल टू अब तो ये वाला चैप्टर चल रहा होगा स्कूल्स में, ये वाला खत्म हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक्स चल रहा है। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ यही चल रहा है फ्लूइड्स? ये कौन से जमाने में चल रहा है? टीचर एब्सेंट थे क्या? अच्छा, चलो तो ध्यान रखना, मतलब बहुत तेजी से भगाएंगे फिर उसके बाद। और तुम्हारे यहाँ फ्लूइड्स ही चल रहा है? तुम्हारे यहाँ सही चल रहा है? क्या क्या क्या? सर हमारे चैप्टर खत्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ भी शायद पीछे ही चल रहे होंगे, फ्लूइड्स ही चल रहा है। हाँ, तो पीछे ही चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर स्कूल्स में ना फरवरी में 12th क्लास स्टार्ट करा देते, जनवरी में एग्जाम ही खत्म करवा देते। जनवरी मतलब अगला महीना। और तुम्हारे यहाँ सबसे लेट होगा, तुम्हारे यहाँ भी लेट होगा। वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पर 12th ही अप्रैल में स्टार्ट होगी, इतना लेट कर देते हैं हर साल, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इतना बड़ा सेंटर पड़ता है बोर्ड में, इतना बड़ा सेंटर पड़ता है। तुम लोगों की खैर छुट्टी भी होगी जब जब बोर्ड का एग्जाम होगा। हाँ, नहीं नहीं, आगे पीछे पूरा नहीं करेंगे, जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होगा उसी दिन छुट्टी होगी। हाँ, जिस दिन नहीं होता उस दिन एग्जाम है। लास्ट ईयर अच्छा में नहीं किया था, अच्छा, ऐसे करा था। लास्ट तो बोर्ड था, तो फिर तो फरवरी में ही हो जाएंगे एग्जाम्स, फेब एंड और मार्च स्टार्ट ऐसे। खत्म हो जाएंगे उससे पहले। हाँ ठीक है। Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15, 1 प्लस T अपॉन 273.15। ये एक रिलेशन होता है जो चार्ल्स ने डिराइव करा था। उसमें उसने ये कहा था कि अगर इनिशियली गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 है और फाइनली गैस का वॉल्यूम जो है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर या 10 केल्विन पर, तो उसको बोलेंगे V10, इसको बोलेंगे V0, और यहाँ पर T की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना, अपॉन 273.15। तो एक तो ये रिलेशन है। उसके बाद इसने बोला क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी लेस देन V नॉट। तो अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करी जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट -T डिग्री सेल्सियस
at minus T degree Celsius is V minus T is equal to V naught into 1 प्लस होना चाहिए और T की जगह माइनस T आ जाएगा, तो 1 माइनस T अपॉन 273.15। ठीक है। द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस। पता ही है हमको, जैसे टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी घटती है गैस की, है ना, सिकुड़ेगी वो। अच्छा, दिस हैज बीन शोन ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने से सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर मान लीजिए, अब सर्दियाँ हैं, बार बार आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे कभी आप मार्केट से आइसक्रीम लेकर आते हैं, अब वहीं पर खा लेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉलिड लगती है, लेकिन अगर उसको घर पर ले आएंगे और घर पर लाकर फ्रीजर में भी रख देंगे, वो उतनी मतलब हार्ड नहीं होती जितनी हार्ड आइसक्रीम वाले भैया के पास होती है। उसका रीजन क्या है कि उनके पास जो फ्रीजर होता है ना, उनके पास फ्रीजर लो प्रेशर पर मेंटेन रहता है, उसमें प्रेशर भी लो मेंटेन रहता है। तो प्रेशर अगर लो होगा तो, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर पर, प्रेशर अगर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स उसके और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, और हमारा जो फ्रिज है घर में जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हाई प्रेशर नहीं होता। ठीक है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखने के बाद में एक ग्राफ है, वो ग्राफ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर में ना कई बार पूछा जाता है। वाई एक्सिस पर वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, हंड्रेड, 200, 300, ये है डिग्री सेल्सियस। -100, अगर इसे पीछे एक्सटेंड करा जाए तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे, -200, और ये वाला पॉइंट होता है -273.15। तो ये जो मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है, ये मैंने लिया है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी के नीचे आप ऐसे लिख लो 0, 73, 173, 0 पर लिखेंगे 273, 373, 473 और 573। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना केल्विन। हम जानते हैं कि अगर किसी भी टेम्परेचर को, कोई भी टेम्परेचर अगर हमारा सेल्सियस में है और उसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमें 273 ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंगली केल्विन में टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। और जो डिग्रीज होती है ना, मतलब जो वैल्यूज होती हैं, जो गैप होता है, जैसे सेंटीमीटर स्केल है तो सेंटीमीटर स्केल में गैप थोड़ा कम होगा, इंचेस वाला जो स्केल है इंचेस में जो गैप है थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन खास बात यह है कि डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में जो गैप होता है ना, वो गैप बराबर होता है ना, डिग्री का जो डिफरेंस है वो बराबर बराबर होता है। बस ये है कि डिग्री सेल्सियस की स्टार्टिंग 0 से होती है, इसकी 273 से होती है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को जो हमने डॉटेड बनाया है, इसको लिखते हैं एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन। और यहां पर जो ये वाला मार्क है, इस वाले मार्क को आप लिख दीजिए V0। ठीक है,
वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक। तो अब आप ये देखो कि है क्या ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल या थोड़ी सी सिर्फ थ्योरेटिकल चीज लग सकती है, प्रैक्टिकली ये चीज ना उतनी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं कोई भी गैस लूंगा या मैं कोई भी लिक्विड लूंगा, उसको अगर मान लीजिए मैं धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैंने कुछ भी लिया, कोई भी लिक्विड या गैस लिया, भाई उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, तभी तो मैंने उसको लिया, ठीक है। नहीं तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई चीज है ही नहीं, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो भाई उसमें वॉल्यूम क्या होगा। तो हमने ये कहा कि ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ाते गए, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप ये देखिए 100 करा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम कुछ बढ़ गया। 200 करा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम कुछ बढ़ गया। तो ये हम जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घटेगा भी, ये भी हमें पता है। अभी घटा रहे हैं, जीरो से नीचे लेकर जा रहे हैं, जीरो से नीचे लेकर जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो आगे वाली चीज है ना, ये जो एक्स्ट्रापोलेट करा गया, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बताना, ठीक है। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बताई हुई बात है कि भाई आपने टेम्परेचर तब तक घटाते जाना है, तब तक घटाते जाना है जब तक उसकी वॉल्यूम ही जीरो ना हो जाए। वॉल्यूम जीरो का मतलब तो वो चीज ही खत्म हो गई, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। भाई पानी था, अब पानी हमारे पास था, तो होता क्या है कि हमने उसको रख दिया फ्रीजर में, फ्रीजर में रख दिया, तो धीरे 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 हमने देखा बर्फ जम गई। अब आइस क्यूब जो होती है, आइस क्यूब होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होती है। अब उसी आइस क्यूब को लो और कहो कि भैया मेरे को ना एक एक्सपेरिमेंट करना है, मैं आपके पास लेकर आया हूँ उसको। तो जो भी आइसक्रीम वाला ठेले वाला खड़ा हो, उसके पास कहना कि मैं एक छोटी सी कटोरी में ना ये आइस क्यूब डालकर आपके फ्रीजर में डालूंगा, डीप फ्रीजर में, आधे घंटे बाद मिलता हूँ। आधे घंटे बाद मिलो, वो सफेद रंग की हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। उससे को नहीं, मैं और आधे घंटे बाद मिलूंगा, अब वो क्या होगी, अब वो और सफेद हो जाएगी, उस पर ना पाउडर पाउडर सा और आ जाएगा। पाउडर का मतलब क्या है? पाउडर का मतलब ये है कि अब आप जब उसको एज एन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना पास में, तो आप उसको ऐसे ऐसे साफ करेंगे, साफ करेंगे तो पाउडर हट गया, गायब हो गया, वो मतलब वॉल्यूम कम हो गई उसकी और ज्यादा, आइस क्यूब की वॉल्यूम और कम हो गई, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं जी, अब तो मैं ना किसी रेफ्रिजरेशन प्लांट में लेकर जाऊंगा इसको, जहां पर वाकई में बहुत माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो जब आप जाओगे ना वहां पर, तो फिर वो स्नो बन जाएगी, समझ रहे हैं? वो स्नो बन जाएगी। स्नो कौन सी? वही जो बर्फ जो गिरती है ना पहाड़ों पर, वो वाली होती है स्नो, ठीक। तो वो जो स्नो है, उस स्नो को अगर आप कहीं स्टोर कर सकें और उसको इंस्टेंटली आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकें, और टेम्परेचर मेजर करेंगे, नेगेटिव में मिलता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये कहाँ से गिर रही है? आसमान से गिर रही है, तो वहां से नीचे तक आने में तो धीरे 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 अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से आएगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। तो ऊपर से तो भाई बर्फ का गोला ही गिरा था, नीचे तक आते 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 पाउडर हो गया उसका, ठीक। तो खैर कुल मिलाकर ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट ही गायब हो गया, उसकी वॉल्यूम ही खत्म हो गई। आगे चलते हैं। Hence, the lowest temperature of minus 273.15 degree Celsius at which a gas is supposed to have zero volume and zero pressure, and at which the entire molecular motion stops is called absolute zero of temperature। तो जहां पर पूरी तरह से मॉलिक्यूलर मोशन ही स्टॉप हो गया, मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर मोशन कहाँ रहेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ही खत्म हो गई तो मॉलिक्यूल कहाँ बचा, है ना। तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना, थियोरेटिकली रिलेशंस डिराइव करने में वहां पर यूज कर लेते हैं। लॉर्ड केल्विन ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा लेते थे, लॉर्ड केल्विन suggested new scale of temperature starting with minus 273.15 as its zero. This scale of temperature is known as Kelvin scale or absolute scale, ठीक है। तो जहां पर वॉल्यूम खत्म होकर जीरो हो जाए उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और है, छोटा सा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, जितना भी मैं आपको नोट्स में जो भी मैं लिखवाऊंगा ना भाई, उसको छोड़ना मत कुछ भी, और टीचर से बनाकर रखना, क्योंकि टीचर ना ये बता देगा आपको कि फाइनल एग्जाम में वॉल्यूम 2 की वेटेज ज्यादा है या वॉल्यूम 1 की वेटेज ज्यादा है। कई बार क्या है कि आप वॉल्यूम 2 में लगे पड़े हैं और टीचर के फेवरेट टॉपिक्स वॉल्यूम 1 में है सारे। ग्रेविटेशन पसंद है जी मेरे को, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पसंद है, वहीं से दे रहा है सब कुछ। तो थोड़ा पूछ कर रखना कि सर कोई ब्लूप्रिंट हो, बता देना किस तरीके का आप पेपर बनाएंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
The triple point of water is the state at which the three phases of water, namely ice, liquid water and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है कि जहां पर पानी की तीनों स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें. वो क्या होता है वो सुनिएगा. It is unique because it occurs at a specific temperature of 273.16 Kelvin and a specific pressure of 0.46 centimeter of Hg column, mercury column. तो PTR is equal to 0.46 centimeter of Hg. TTR is equal to, TR is for triple, 273.16 Kelvin और 0.01 डिग्री सेल्सियस. 0.01 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर इतना टेम्परेचर सेट कर दिया जाए और इतना प्रेशर सेट कर दिया जाए, तो अब आप ये देखिएगा कि इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर तीनों की तीनों स्टेट्स मैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में देख सकता हूँ. मतलब एक ही इतने टेम्परेचर पर हमें वाटर भी मिल जाएगा, इतने टेम्परेचर पर हमको आइस भी मिल जाएगी और इतने टेम्परेचर पर हमको वाटर वेपर यानी कि स्टीम भी मिल जाएगी. ये प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो हमको वैसे ही पता है यार, 0 डिग्री सेल्सियस पर ना बर्फ है तो बर्फ पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. भाई बर्फ नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में, 0 पर तो नहीं होती ना बर्फ. 0 पर पानी बहुत ठंडा होता है लेकिन बर्फ नहीं होता, वो मतलब आइस के फॉर्म में नहीं होता. तो अगर नेगेटिव में टेम्परेचर है और उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए लेकर आ रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है, वहां पर हमको बर्फ भी मिलेगी और वहां पर हमको ठंडा पानी भी मिलेगा. ठीक है, लेकिन वाटर वेपर नहीं मिलेगा वहां पर. तो वाटर वेपर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा. नॉर्मली कितना होता है प्रेशर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. नॉर्मली तो ये होता है ना प्रेशर, जिसको हम 1.01 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बोल देते हैं. ये कितना कम कर रखा है प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर कम करने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को खुली छूट दे दी, भाई भागो, तुम्हारा जहां मन करता है भागो. तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ने इवेपोरेट होना भी शुरू कर दिया. तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तो मेरे को आइस दे रहा है और ये टेम्परेचर मेरे को बहुत ठंडा पानी भी दे रहा है. ठीक है, और लेकिन ये वाला जो प्रेशर है, ये प्रेशर इतने टेम्परेचर पर ही पानी को इवेपोरेट भी कर देगा सीधा सीधा. समझ गए, ये प्रेशर, इतना कम प्रेशर एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. कैसे करा जाता है प्रेशर को कम, कैसे करा जाता है, वैक्यूम क्रिएट करके, है ना, गैसेस को सक्शन करके, गैसेस को खींच कर. ठीक है, एक मिनट जी. हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताइए. हाँ जी, गुड इवनिंग. हाँ हाँ ले लेना, मैं लिंक डालता ही हूँ ग्रुप पर, आप ले लेना. गूगल मीट. हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके. अच्छा जी, तो इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या है देखिएगा, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल expansion. Different types of thermal expansion.
लीनियर एक्सपेंशन, एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन. इट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग. इट इज द इंक्रीज in the length of a metal rod on heating. This is called linear expansion. कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल रॉड है, मेटल रॉड को हमने गर्म करा और उसकी लेंथ बढ़ गई, तो हम ये कहेंगे कि इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन. नाम से ही समझ में आ रहा है. सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन. Superficial expansion. It is the increase in the surface area of a metal. It is the increase in the surface area of a metal sheet on heating. मेटल शीट ऑन हीटिंग. और थर्ड आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन. Cubical expansion. So it is the increase in the volume of a block on heating. Increase in the volume of a block on heating. तो अगर कोई रॉड है, ओरिजिनली उसकी लेंथ L थी, और हीट करने के बाद इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई. बढ़कर कितनी हो गई? डेल्टा एल. तो डेल्टा एल सिर्फ इधर वाला नहीं है. डेल्टा एल दिस प्लस दिस, ये दोनों का टोटल जो है वो डेल्टा एल है. लेंथ क्योंकि दोनों तरफ बढ़ेगी. इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था तवे का, तो वो भी मेटल की एक शीट थी, सर्कुलर शीट थी, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो कोई मेटल की शीट है, तो ओरिजिनली उसका सरफेस एरिया एस था ये, और फिर जो बढ़ा तो बढ़कर कितना हो गया? डेल्टा एस बढ़ गया उसमें. एस प्लस डेल्टा एस हो गया टोटल. और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्यूब है, यानी कि सॉलिड बॉडी है, जिसका वॉल्यूम है V, तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो हो जाएगा डेल्टा V. तो वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है वो कहलाता है डेल्टा V. अब यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन में एक टर्म लिखेंगे ऐसे, डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा L क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, डेल्टा L अपॉन L. इसको टेम्परेचर से रिलेट करते हैं अल्फा इंटू डेल्टा T. अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इसका एक रिलेशन डिराइव करवाऊंगा. दूसरा है डेल्टा S अपॉन S, चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया. ये होता है 2 अल्फा डेल्टा T. ठीक है. और इसी तरह से अगर हम देखें डेल्टा V अपॉन V, तो डेल्टा V अपॉन V ये होता है 3 अल्फा डेल्टा T. ठीक है, ये होता है. इसके बाद नेक्स्ट है कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. रीजन क्या है? ऐसा है क्या कि थर्मल एक्सपेंशन होता ही होता है ना?
तो वो देखेंगे व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को हीट करा जाता है तो उसके जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब टकराने का जो एम्पलीट्यूड है, जिस एम्पलीट्यूड से वो टकरा रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है द एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेस, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है, एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है, वो बढ़ता है। दिस रिजल्ट्स इन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। तो इसकी वजह से सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 रिलेशंस हैं और इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में डिराइव कराऊंगा। आज आप इतना ही कर लीजिए, ठीक है ना, अगली क्लास में कराते हैं आगे का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आपको इसके नोट्स।